नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर बिहार के विधानसभा चुनाव से, जहां पर पप्पू यादव का सीएम नीतीश को चैलेंज। कहा यदि 15 वर्ष विकास किया तो अकेले लड़के दिखाएं चुनाव। जी हां दोस्तों, इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रघुवंश की चिट्ठी पर बोली आरजेडी कि बेटे को एमएलसी का लालच देकर जेडीयू ने रचा था षड्यंत्र। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार पुलिस में 11,880 सिपाहियों की भर्ती पर छाया ग्रहण। होमगार्ड जवान की अनदेखी पर हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार से मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को बड़ा नुकसान होने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पप्पू यादव का सीएम नीतीश को चैलेंज। कहा यदि 15 वर्ष विकास किया तो अकेले लड़े चुनाव। जी हां दोस्तों, बिहार के चुनावी मौसम में नेताओं का एक दूसरे पर वार प्रहार तेज हो गया है। सोमवार को जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लिए 15 वर्ष काम किया है तो अकेले चुनाव लड़ें। वो अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते, इसलिए नरेंद्र मोदी का सहारा ले रहे हैं। पप्पू ने कहा कि 15 वर्षों में बिहार से न गरीबी दूर हुई और न ही युवाओं का रोजगार मिला, साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति भी नहीं सुधरी। पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के उनके आग्रह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत ठुकरा दिया। पूर्व सांसद ने कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ एक जिले नालंदा के मुख्यमंत्री हैं और एक जाति विशेष के नेता हैं। वो कभी बिहार और बिहारियों के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। उनके विशेष राज्य के दर्जे और विशेष पैकेज की मांग का क्या हुआ? जेएपी अध्यक्ष ने कहा कि रघुवंश प्रसाद सिंह जब जिंदा थे तो नीतीश कुमार ने उनका उपहास उड़ाया और आज उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी मनरेगा को भ्रष्टाचार की पोटली बताते थे, वो आज मनरेगा के लिए रघुवंश बाबू को धन्यवाद दे रहे हैं। अब जब रघुवंश बाबू इस दुनिया में नहीं रहे तो इन्हें उनकी याद आ रही है। पप्पू यादव ने कहा कि मनरेगा को कमजोर करने वाले अब रघुवंश बाबू की लाश पर राजनीति कर रहे हैं। लालू यादव के बाद उनके परिवार ने रघुवंश प्रसाद सिंह की इज्जत नहीं की। मैं पहला व्यक्ति था जिसने रघुवंश बाबू को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की थी। उनके जैसे नेता बिहार में बहुत कम हुए हैं। वैशाली के धरोहर को नीतीश कुमार द्वारा जबरन पटना लाया गया। बिहार सरकार को वैशाली का धरोहर लौटाना चाहिए। यही रघुवंश बाबू को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रघुवंश की चिट्ठी पर बोली आरजेडी, बेटे को एमएलसी का लालच देकर जेडीयू ने रचा षड्यंत्र। जी हां दोस्तों, बिहार के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन के बाद सियासी गलियारों में उनकी चिट्ठी पर सियासत अब तेज होने लगी है। आरजेडी ने रघुवंश बाबू की चिट्ठी को लेकर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने कहा कि आईसीयू में वेंटिलेटर पर लेटा शख्स चिट्ठी कैसे लिख सकता है? ये जरूर नीतीश कुमार की साजिश है। आरजेडी नेता ने कहा कि रघुवंश बाबू के बेटे को एमएलसी का लालच देकर नीतीश कुमार ने यह षड्यंत्र रचा है। नीतीश कुमार अब रघुवंश बाबू की लाश पर राजनीति कर रहे हैं। रघुवंश बाबू नीतीश कुमार को कभी पसंद नहीं करते थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार पुलिस में 11,880 सिपाहियों की भर्ती पर ग्रहण। होमगार्ड जवान की अनदेखी पर हाई कोर्ट ने नीतीश सरकार से मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। केंद्रीय चयन परिषद की ओर से आयोजित 11,880 पदों के लिए सिपाही भर्ती परीक्षा पर ग्रहण लग सकता है। होमगार्ड के लिए 50% सीट सुरक्षित किए जाने के बावजूद भी बहुत कम उम्मीदवारों को मौका देने को लेकर पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार से जवाब मांगा है। पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। पटना हाईकोर्ट ने 11,880 पदों के लिए बिहार पुलिस बहाली मामले में होमगार्ड के लिए 50% सीट सुरक्षित किए जाने के बावजूद मात्र 1,388 होमगार्ड को शारीरिक परीक्षा में बुलाए जाने के मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति शिवाजी पांडे की एकल पीठ ने मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। होमगार्ड की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार तथा प्रशांत कश्यप ने अदालत को बताया कि 11,880 पदों पर सिपाही की बहाली के सरकार की ओर से एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। विज्ञापन में 50% सीट होमगार्ड के जवानों के लिए सुरक्षित की गई थी, लेकिन मात्र 1,388 होमगार्ड जवानों को ही फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया। कोर्ट ने याचिका में उठाए गए सवालों के जवाब राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर देने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि इस भर्ती परीक्षा के जरिए बिहार में पुलिस कांस्टेबल के 11,880 पद भर जाने हैं। परीक्षा के लिए 12 जनवरी और 8 मार्च को परीक्षाओं का आयोजन किया गया था। 12 जनवरी को आयोजित हुई परीक्षा में 6,68,016 उम्मीदवार शामिल हुए थे, जबकि 8 मार्च की परीक्षा में 5,96,641 उम्मीदवार शामिल हुए थे। बिहार पुलिस में सिपाही की बहाली कोरोना के फेर में फंस गई है। कॉपियों की जांच लॉकडाउन के चलते पूरी नहीं हो पाई है।
करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री की दहलीज तक पहुंची जेडीयू लोजपा की लड़ाई। चिराग पासवान ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। जी हां दोस्तों, लोजपा और जेडीयू के बीच चल रही तनातनी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दहलीज पर पहुंच गई है। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने पीएम मोदी को बिहार के राजनीतिक हालात को लेकर एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर लोजपा की राय के बारे में जानकारी दी गई है। अभी 2 दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पर आए थे और बयान दिया था कि एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन चिराग के द्वारा पीएम मोदी को आज लिखी गई चिट्ठी से यह तय हो गया है कि अभी सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री व लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान का भी कहना है कि वे चिराग के हर फैसले के साथ मजबूती से खड़े हैं। साथ ही विश्वास जताया है कि अपनी युवा सोच से चिराग पार्टी व बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती केंद्रीय मंत्री ने शुक्रवार को बेहद भावनात्मक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि चिराग मेरा ख्याल रखने के साथ साथ पार्टी के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार को पता ही नहीं चला कि हमारी मुखबरी हो रही है। कांग्रेस ने कहा साइबर क्षेत्र में चीन से निपटने प्रयास तेज हों। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने चीन द्वारा भारत में प्रमुख पदों पर बैठे लोगों की कथित तौर पर जासूसी कराने से जुड़ी खबर को लेकर सोमवार को कहा कि साइबर क्षेत्र में चीन से निपटने के लिए सरकार को अपने प्रयास तेज करने चाहिए। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह सवाल किया कि क्या सरकार को इस गंभीर मामले के बारे में पता था। उन्होंने समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस की खबर साझा करते हुए ट्वीट किया, अगर यह सही है तो क्या मोदी सरकार को इस गंभीर मामले का पहले पता था या भारत सरकार को पता ही नहीं चला कि हमारी मुखबरी हो रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान कर्ज माफी को लेकर कमलनाथ ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा उपचुनाव में उखाड़ फेंके। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने किसान कर्ज माफी को लेकर प्रदेश सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि किसानों की खुशहाली से ही बाजारों में रोशनी है। यह रोशनी बनी रहे इसके लिए हमने किसानों का ऋण माफ कर 27 लाख किसानों को कर्ज मुक्त किया। किसानों की ऋण माफी का कार्य जारी था, लेकिन सौदा कर बोली लगाकर कांग्रेस की किसान हितैषी सरकार को गिरा दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज अपने निवास पर मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्षों और प्रदेश पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की 70% आबादी कृषि आधारित है, इसलिए जरूरी है कि कृषि क्षेत्र खुशहाल हो। हमारे सामने यह सबसे बड़ी चुनौती थी। मेरा सपना था कि कृषि क्षेत्र से पढ़ा लिखा नौजवान जुड़े। हमने प्रयास किया कि किसानों की उपज दलालों के हाथों में ना जाए, उन्हें बेहतर दाम मिले। इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री के तौर पर सभी जिला कलेक्टरों से व्यक्तिगत बातचीत कर उन्हें निर्देश दिए। नाथ ने कहा कि जो प्रदेश हमारे हाथों में भाजपा ने सौंपा था उसमें किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1 था, बेरोजगारी में नंबर 1 था, महिलाओं पर अत्याचार में नंबर 1 था। प्रदेश की इस पहचान को बदलने के लिए हमने शुरुआत की। हर क्षेत्र में चाहे मिलावटखोरी हो, माफिया हो, नकली खाद बेचने वाले हों, इन सब के खिलाफ हमारी सरकार ने अभियान चलाया। नाथ ने कहा यह उपचुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। किसानों का, गरीबों का, इस प्रदेश की जनता का भविष्य इन उपचुनावों से जुड़ा हुआ है। किसान कांग्रेस के सभी लोग अपने उत्साह, जोश और निष्ठा से इन उपचुनावों में कांग्रेस प्रत्याशियों को विजय दिलाने में जुट जाएं। प्रदेश के किसान भाइयों से आह्वान करें, इन उपचुनावों में प्रदेश से इस किसान विरोधी भाजपा सरकार को उखाड़ फेंके। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सिंधिया के गढ़ में हुंकार भरेंगे कमलनाथ। 14 किलोमीटर लंबा होगा रोड शो। 18-19 को ग्वालियर का दौरा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर आगामी उपचुनाव में सबसे ज्यादा दारमोदार ग्वालियर चंबल क्षेत्र की 16 सीटों पर है। इसी कारण सत्तारूढ़ भाजपा व विपक्षी कांग्रेस दोनों इन 20 क्षेत्रों पर पूरा जोर लगा रही है। भाजपा के राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस गढ़ में हुंकार भरने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ 18-19 सितंबर को 2 दिनी दौरा करेंगे। उनसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व सिंधिया ने क्षेत्र में एक के बाद एक कई कार्यक्रम कर भाजपा के पक्ष में जो माहौल बनाया है, उसी अंदाज में कांग्रेस कमलनाथ के रोड शो से शक्ति प्रदर्शन कर चुनावी बिगुल फूंकेगी। ग्वालियर चंबल संभाग को सिंधिया का गढ़ माना जाता है। सिंधिया ने कांग्रेस में रहते वहां प्रदेश के दूसरे नेताओं के हस्तक्षेप को सीमित रखा था, जिससे वहां कांग्रेस के दूसरे नेता और उनके समर्थकों की संगठन या अन्य गतिविधियों में दखलंदाजी भी सीमित ही थी। सिंधिया के भाजपा में जाने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी पहली बार ग्वालियर दौरे पर जा रहे हैं। दरअसल ये उपचुनाव मध्य प्रदेश की भावी सियासत दशा दिशा तय करेंगे, इसलिए ग्वालियर चंबल की 16 सीटों में से अधिकांश जीतने पर दोनों प्रमुख दलों का पूरा जोर है। कोरोना की वजह से कमलनाथ की ग्वालियर में कोई सभा नहीं रखी जा रही है, लेकिन कांग्रेस अपनी ताकत दिखाने के लिए कमलनाथ का विमानतल से लेकर रानी लक्ष्मीबाई के फूलबाग स्थित समाधि स्थल तक के 14 किलोमीटर के रोड शो पर फोकस किए हुए हैं। पार्टी का दावा है कि रोड शो में अंचल के सभी जिलों का प्रतिनिधित्व दिखाई देगा। इसके बाद कमलनाथ आसपास के जिलों से आए प्रतिनिधि मंडलों से रात तक मिलते रहेंगे। दूसरे दिन वे ग्वालियर जिले की ग्वालियर पूर्व और डबरा विधानसभा सीटों के मंडल, सेक्टर और ब्लॉक के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार के 3 काले अध्यादेश किसान खेतीहर मजदूर पर घातक प्रहार, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ऑन फार्मर्स इशू। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर 3 अध्यादेशों द्वारा किसानों का हक मारने और उनके खिलाफ षड्यंत्र करने का आरोप लगाया। सोमवार को अपने दूसरे ट्वीट में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर यह हमला किया। आपको बता दें कि जब से केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए अध्यादेश जारी किए हैं, तब से किसान इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जुलाई महीने से ही किसानों में गुस्सा है। 10 सितंबर को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसके बाद लाठीचार्ज और पथराव हुआ। स्थिति ये हो गई कि हाईवे पर जाम लग गया। किसानों का कहना है कि नए अध्यादेश के चलते व्यापारी किसानों को फसल कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर करेंगे। आज अपने दूसरे ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा कि एक किसान है जो अपने माल की खरीद खुदरा में करते हैं और बिक्री थोक भाव में करते हैं। इससे पहले इस मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने 12 सितंबर को कहा था, मोदी सरकार ने खेत खलिहान अनाज मंडियों पर 3 अध्यादेशों का क्रूर प्रहार किया है। ये काले कानून देश में खेती व करोड़ों किसान मजदूर आड़ती को खत्म करने की साजिश के दस्तावेज हैं। खेती और किसानी की पूंजीपतियों के हाथ गिरवी रखने का यह सोचा समझा षड्यंत्र है। अब यह साफ है कि मोदी सरकार पूंजीपति मित्रों के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी बना रही है। अन्नदाता किसान व मजदूर की मेहनत को मुट्ठी भर पूंजीपतियों की जंजीरों में जकड़ना चाहती है। किसान को लागत 50% मुनाफा का सपना दिखा सत्ता में आए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 3 अध्यादेशों के माध्यम से खेती के खात्मे का पूरा उपन्यास ही लिख दिया। अन्नदाता किसान के वोट से जन्मी मोदी सरकार आज किसानों के लिए भस्मासुर साबित हुई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन को लेकर सरकार पर बरसी कांग्रेस, कहा साइबर क्षेत्र में सरकार तेज करे प्रयास। जी हां दोस्तों, सुरजेवाला ने साधा सरकार पर निशाना। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यह सवाल किया कि क्या सरकार को इस गंभीर मामले के बारे में पता था। उन्होंने समाचार पत्र की एक खबर साझा करते हुए ट्वीट किया, अगर यह सही है तो क्या मोदी सरकार को इस गंभीर मामले का पहले पता था या भारत सरकार को पता ही नहीं चला कि हमारी मुखबरी हो रही है। सुरजेवाला ने यह सवाल भी किया कि भारत सरकार देश के सामरिक हितों की सुरक्षा करने में बार बार विफल क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि चीन को अपनी हरकतों से बाज आने का स्पष्ट संदेश देना चाहिए। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने संसद परिसर के बाहर संवाददाताओं से कहा, हम चाहते हैं कि सरकार साइबर सुरक्षा को लेकर प्रयास तेज करे। हम एक और सीमा पर चीन जैसे देश से मुकाबला कर रहे हैं, तो वहीं हम साइबर क्षेत्र में चीन से भी मुकाबला कर रहे हैं। सरकार को सोना नहीं चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार की कोरोना की आड़ में रेलवे को बेचने का खेल, निर्णय के खिलाफ जन आंदोलन का आगाज। जी हां दोस्तों, रेलवे के निजीकरण के खिलाफ ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन एवं सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के तत्वाधान में आज से शुरू हुए जन आंदोलन के प्रथम दिन कोटा मंडल के समस्त शाखाओं वैगन रिपेयर शॉप कोटा, तुगलकाबाद, भरतपुर, बयाना, गंगापुर सिटी, बारा, बूंदी, रामगंज मंडी, शामगढ़, विक्रमगढ़, आलोट तथा कोटा प्रॉपर की टीआरडी कैरेज एंड वैगन, कोटा लोको, ओपन लाइन शाखा, इंजीनियरिंग, डीआरएम शाखा द्वारा यूनियन कार्यकर्ताओं ने द्वार सभाओं का आयोजन किया। इस अवसर पर यूनियन के महामंत्री मुकेश गालव ने बताया कि कोरोना महामारी की आड़ में रेलवे बेचने का खेल चल रहा है। केंद्र सरकार रेलगाड़ियां, रेलवे स्टेशन, रेलवे कर्मचारियों के कार्यों को एक एक करके निजीकरण करती जा रही है। आज यूनियन द्वारा रेल कर्मचारियों से संपर्क केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के बारे में चर्चा की। रेल को बिकने से बचाने के लिए हो रहे इस जन आंदोलन में सब रेलकर्मी एक मंच पर एक होकर केंद्र सरकार की नीतियों का जोरदार विरोध करें। 151 ट्रेनों को दिया जा रहा निजी हाथों में। श्री गालव ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 151 यात्री गाड़ियों को 109 रूटों पर प्राइवेट ऑपरेटर्स के द्वारा चलाए जाने रेलवे कल कारखानों का निगमीकरण करने, रेलवे स्टेशनों को उद्योगपतियों को बेचने एवं रेलवे कर्मचारियों के कार्यों को ठेकेदारों कराए जाने से नाराज रेल कर्मचारियों ने अब आम जनता को भी इस आंदोलन में शामिल करने का निर्णय लिया है। रेल कर्मियों के साथ युवाओं का भविष्य अंधकार में। रेलवे के निजीकरण से रेल कर्मचारियों का भविष्य अंधकार में होगा ही। इसके साथ साथ रेलवे में दिन प्रतिदिन यात्रा करने वाले छात्रों, महिलाओं, ग्रामीण जनता, आमजन और समाज के सभी वर्गों को एक साथ रेलवे के माध्यम से अपना धंधा करके जीवन यापन करने वाले करोड़ों आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जन आंदोलन में शामिल करने के लिए बुद्धिजीवी वर्ग, राज्य कर्मचारी संगठन, पेंशनर्स एसोसिएशन, श्रमिक संगठनों, व्यापारिक संगठनों, छात्र संगठन, दैनिक यात्री संघ, अल्पसंख्यक समुदाय, ST, SC, OBC ग्रुप, खिलाड़ियों, छोटे उद्यमियों, महिला वर्गों से संपर्क कर जन आंदोलन में जुड़ने की अपील की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने से नाराज ग्रामीण, सरकार को दी वोट बहिष्कार की चेतावनी। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं और विभिन्न दलों के नेताओं ने जनसंपर्क अभियान चलाना शुरू कर दिया है। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं जो चुनाव जीतने के बाद अपने क्षेत्र में दिखे तक नहीं हैं। वैसे नेताओं से अब जनता हिसाब मांग रही है। ताजा मामला कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लेपदहा गांव का है, जहां बीजेपी के विधायक अशोक सिंह के खिलाफ जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है। गौरतलब है कि लेपदहा गांव में कुल 500 घर हैं, लेकिन आज तक उस गांव के लोगों को आवागमन के लिए सड़क की सुविधा नहीं मिली है। इस बार जब चुनाव नजदीक आया है तो जनता ने रोड नहीं तो वोट नहीं का मन बना लिया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द उनके गांव का विकास नहीं होता है तो इस बार विधानसभा चुनाव में ग्रामीण वोट का बहिष्कार करेंगे। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने बताया कि गांव आए दिन जल जमाव की स्थिति बनी रहती है, जिस वजह से उन्हें काफी परेशानी हो जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि जब भी चुनाव आता है तो नेताजी गांव में वोट मांगने के लिए आते हैं और विकास का वादा करते हैं। सब यही कहते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम जीतेंगे तो आपकी समस्याएं दूर कर देंगे। लेकिन आज 30 सालों से हम लोग रोड की समस्या को झेल रहे हैं, यहाँ तक कि घरों से निकलने वाले पानी की निकासी की भी व्यवस्था नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि हम सरकार से गुहार लगाते लगाते थक चुके हैं। अब हम लोगों ने मन बना लिया है कि अगर हम लोगों के गाँव की सड़क नहीं बनेगी तो हम लोग किसी भी परिस्थिति में वोट देने नहीं जाएंगे। यह किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि इस गांव के 500 घरों में रहने वाले लोगों का फैसला है, क्योंकि समस्याएं सबको हो रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने कहा, मुझे अकेला कर गए रघुवंश बाबू। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रघुवंश बाबू के निधन के बाद एक 3 ट्वीट कर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। तेजस्वी ने हाल ही में एम्स दिल्ली में रघुवंश बाबू से हुई मुलाकात को भी याद किया। उन्होंने अपने ट्वीट में रघुवंश बाबू को राजद के मजबूत स्तंभ, अभिभावक आदि संबोधित किया है। तेजस्वी ने घोषणा की है कि राजद में 7 दिनों तक का शोक होगा। इस दौरान पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि राजद के मजबूत स्तंभ, प्रखर समाजवादी जनक्रांति पुंज, हमारे अभिभावक, पथ प्रदर्शक आदरणीय श्री रघुवंश बाबू के दुखद निधन पर मर्माहत हूँ। आप समस्त राजद परिवार के पथ प्रदर्शक, प्रेरणा स्रोत व गरीब की आवाज बने रहे। आपकी कमी राजद व देश को सदैव खलेगी। दूसरे ट्वीट में कहा है कि रघुवंश बाबू की क्रांतिकारी समाजवादी धार राजद के हर कार्यकर्ता के चरित्र में है। उनकी गरीब के प्रति चिंता, नीति, सिद्धांत, कर्म और जीवन शैली हमेशा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। राजद को अपनी मेहनत और वैचारिक दृष्टिकोण से सींचने वाले कर्म के धनी महान व्यक्तित्व को सादर नमन। तीसरे ट्वीट में कहा है कि आदरणीय रघुवंश बाबू, अभी चंद दिन पहले तो एम्स में आपसे बात हुई थी। मेरे द्वारा जल्द स्वस्थ होने की बात कहने पर आपने कहा था जल्द बाहर आकर साथ में बड़ा संघर्ष करेंगे। पिताजी के जेल जाने के बाद आप चंद लोग ही तो ऊर्जा और प्रेरणा देते रहे हैं। अचानक चले गए आप और मुझे लगभग अकेला कर गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उमर खालिद की गिरफ्तारी पर आरजेडी का वार, ये लोकतंत्र की सेहत का ताज़ा बुलेटिन। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस की स्पेशल ने रविवार देर रात दिल्ली दंगों की जांच के सिलसिले में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को यूएपीए की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है। उमर खालिद की गिरफ्तारी पर वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा है कि सीताराम येचुरी, योगेंद्र यादव, जयती घोष और अपूर्वा का नाम डालने के बाद उमर खालिद की गिरफ्तारी ने इस बात पर कोई शक नहीं रहने दिया है कि दिल्ली दंगों की जांच में दिल्ली पुलिस की मंशा क्या है। ये जांच के नाम पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों को फंसाने की दिल्ली पुलिस की साजिश है। इसके अलावा आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने उमर खालिद की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कहा कि पहले तो कई प्रमुख नेताओं और शिक्षाविदों का नाम दिल्ली दंगों में लाया गया, इसके बाद कल आधी रात को उमर खालिद की गिरफ्तारी की गई। ये देश में लोकतंत्र के स्वास्थ्य पर ताज़ा हेल्थ बुलेटिन है। उमर खालिद की गिरफ्तारी की निंदा यूनाइटेड अगेंस्ट हेट ग्रुप ने भी की है। इस संगठन ने कहा है कि 11 घंटे की पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगे में उमर खालिद को साजिशकर्ता के रूप में गिरफ्तार किया है। इस वक्त हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा मिले और दिल्ली पुलिस उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करे। बता दें कि उमर खालिद को दिल्ली पुलिस ने समन देकर पूछताछ के लिए बुलाया था। उमर खालिद से दिल्ली पुलिस 1 बजे दिन से पूछताछ कर रही थी। रात 11 बजे कई घंटों की पूछताछ के बाद पुलिस ने उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संसद में सवाल, लॉकडाउन के वक्त कितने प्रवासी मजदूरों की जान गई? सरकार बोली पता नहीं। जी हां दोस्तों, संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है। विपक्ष की ओर से इस बार लिखित तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं। कोरोना संकट काल और लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों पर काफी संकट आया था। सरकार से इसी मसले पर सवाल पूछा गया। विपक्ष के कुछ सांसदों ने इस बीच हुई प्रवासी मजदूरों की मौत के आंकड़े की जानकारी मांगी, जिस पर सरकार ने कहा कि उनके पास ऐसा कोई डाटा नहीं है। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी
प्रवासी मजदूरों के मसले पर सवाल थे कि क्या सरकार प्रवासी मजदूरों के आंकड़े को पहचानने में गलती कर गई। क्या सरकार के पास ऐसा आंकड़ा है कि लॉकडाउन के दौरान कितने मजदूरों की मौत हुई है, क्योंकि हजारों मजदूरों के मरने की बात सामने आई है। इसके अलावा सवाल पूछा गया कि क्या सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में राशन है, अगर हाँ तो उसकी जानकारी दे। इसके अलावा लिखित सवाल में कोरोना संकट के दौरान सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों की जानकारी मांगी है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आईपीएल 2020 का लाइव प्रसारण 120 देशों में, भारत की कई भाषाओं में होगी कमेंट्री। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2020 का आयोजन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पहला मुकाबला आने वाले शनिवार को मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। आईपीएल 2020 इस बार बगैर दर्शकों के भारत से बाहर यूएई में होने जा रहा है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।